अब तक क्या आपने पढ़ा? आदित्य ने अपने अतीत के बारे में जब रूही को बताया तो आदित्य की बातें सुन रूही की भी आंखें नम हो गई। आदित्य सोफे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ देर खामोश ही रहता है। रूही को भी समझ नहीं आया कि वो आदित्य से क्या कहे। अब आगे। रूही ने आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आदित्य अपनी आंखें खोलता है और रूही की तरफ देखता है, जो उसे ही मासूमियत से देख रही थी। फिर आदित्य ने खुद को संभाला और रूही से कहा, चलो साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर दोनों बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। इसी बीच आदित्य सोहन को भी कॉल कर रहा था, पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। नाश्ते के बाद आदित्य रूही से कहता है, मुझे ऑफिस भी जाना है, तो रूही तुम अपना ध्यान रखना, अपने कमरे में ही रहना, और कोई भी दिक्कत लगे तो घर के लैंडलाइन से फ़ोन कर देना मुझे, या फिर रीमा के मोबाइल से फ़ोन कर देना। रूही हाँ में सिर हिलाती है। आदित्य फिर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और आदित्य के जाने से रूही को अब अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी कमरे में आकर उदास मन लिए बिस्तर पर लेटे बस आदित्य के ही ख्यालों में घूमती। सुबह के 11 बज रहे थे। इधर सोहन की आंख खुलती है तो सोहन सौम्या को प्यार से जगाता है और कहता है, सौम्या अब मुझे चलना चाहिए, मुझे नेहा के बारे में भी तो पता लगाना है। तुम जाने की जिद क्यों कर रहे हो सोहन? तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं है क्या? सौम्या ऐसी बात नहीं है, और मुझे और भी काम है सौम्या, मीटिंग दोपहर की है। पता नहीं आदित्य ऑफिस गया भी है कि नहीं, मैंने उसे मीटिंग के बारे में भी नहीं बताया है। सोहन, एक दिन के लिए मेरे खातिर तुम अपना काम भी नहीं छोड़ सकते हो? सौम्या आप समझो मुझे। सोहन, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, जाओ फिर तुम। सुबह से तुमने एक ही रट लगा कर रखी है, जब तुम्हें जाना ही है तो तुम अब जाओ, मुझसे फिर पूछ ही क्यों रहे हो? नाराजगी भरे शब्दों में कहकर सौम्या उठकर बाथरूम में चली जाती है। सोहन भी उठकर सौम्या के पीछे वॉशरूम में आता है। सौम्या शावर के नीचे खड़ी हुई थी। सोहन ने सौम्या का पीछे से गले से लगाते हुए कहा, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है सौम्या। दोनों अब शावर के नीचे खड़े भीग रहे थे। सौम्या कहती, गुस्सा न करूँ तो और क्या करूँ? क्या अपना कुछ वक्त मुझे नहीं दे सकते हो तुम सोहन? सौम्या, मुझे नहीं पता था आप गुस्से के साथ साथ जिद्दी भी हो। सौम्या को अपनी बाहों की गिरफ्त में लेकर सोहन ने गहरी सांस ली और सौम्या के भीगे हुए शोल्डर पर अपने होंठ रख दिए। सौम्या पलटी और सोहन के सीने से लगते हुए कहती है, सोहन हम शादी कर लेते हैं ना? ठीक है सौम्या, जैसी आपकी मर्जी। मेरी मर्जी? यानी तुम्हारी कोई मर्जी नहीं है ना? देखो सोहन, तुम मुझे पहले बता दो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई और है। सौम्या, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं है। ठीक है तो सोहन, अब बताओ, तुम पापा से बात करोगे या मैं करूँ बात? सौम्या, मैं ही बात कर लूँगा, पर अभी मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज़। ठीक है सोहन, पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही टाइम दूंगी। हाँ तो मैं अब जाऊँ सौम्या? नहीं, कुछ देर और सोहन मेरे पास रहो। सौम्या, आप क्यों कुछ नहीं समझ रही हो? मान जाओ ना सोहन। अच्छा ठीक है, पर एक शर्त पर। कैसी शर्त सोहन? सौम्या, मेरा मोबाइल ऑन करने दोगी आप? ठीक है सोहन। सोहन ने सौम्या को खुद से अलग किया और उसकी दोनों हाथों की कलाइयाँ पकड़कर दीवार पर लगा दिया और उसके बराबर में अपने दोनों हाथ रखकर उसे कवर कर लिया। शावर का पानी दोनों के ऊपर गिर रहा था। जैसे ही सौम्या की नज़र सोहन पर पड़ी तो वो उसमें खो गई। कितना हैंडसम लग रहा था। भीगे हुए बाल उसके माथे पर बिखर चुके थे। नेक्ड बॉडी के सारे एब्स क्लियर नजर आ रहे थे। सोहन ने अपने होंठ सौम्या के बिल्कुल नज़दीक कर दिए और सौम्या से कहा, ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। तभी कमरे के बाहर का दरवाज़ा किसी ने नॉक किया तो दोनों होश में आए। सौम्या सोहन के सीने में खुद को छुपाते हुए कहती है, हमारे प्यार के बीच में आना सबको ज़रूरी है क्या? सोहन मुस्कुराता है और कहता है, कोई बीच में नहीं आया है सौम्या, और ना ही मैं बीच में आने दूंगा किसी को। सोहन सौम्या से अलग हुआ और सौम्या के माथे पर किस किया और टावल लपेट बाथरूम से बाहर आया और अपने कपड़े पहने। सौम्या भी बाथरूम से बाहर आई और कपड़े पहनने के बाद दरवाज़ा खोला तो सामने सर्वेंट नाश्ते की ट्रे लिए खड़ा हुआ था। सौम्या ने गुस्से में कहा, नाश्ता अंदर रखो और जाओ यहाँ से। सर्वेंट नाश्ता टेबल पर रखकर चला जाता है। सोहन अपना मोबाइल ऑन करते हुए कहता, सौम्या इतना गुस्सा किस बात का? फ़ोन ऑन होते ही सोहन का मोबाइल लगातार बीप करने लगा तो सोहन ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो आदित्य और बहुत से मिस कॉल के मैसेज आ रहे थे। सौम्या कुछ कहती कि सोहन ने सौम्या के माथे पर किस किया और कहा, सौम्या मैं जल्दी मिलूंगा आपसे, आप अपना ध्यान रखना, पर अभी मुझे जाना ही होगा। कहकर वो अपनी कार की चाबी टेबल से उठाता है और तेज़ कदमों से बाहर आकर गाड़ी में बैठता है और कार स्टार्ट करता है और सौम्या के घर से निकल जाता है तेज़ रफ्तार में। इधर रीमा रूही के कमरे में जाती है और कहती है, रूही दीदी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ रीमा, मेरी तबीयत ठीक है। तो दीदी ऐसे फिर क्यों लेटी हुई हैं आप? तो क्या करूँ रीमा, अब आदित्य सर ऑफिस चले गए और कोई है भी तो नहीं, घर भी इतना बड़ा है और रहते हैं सिर्फ 2 लोग। रूही ने बिस्तर से उठकर बैठते हुए उदास मन से रीमा से कहा, दीदी तो मुझसे कह देती, मैं आपके पास आ जाती। जानती हूँ आदित्य सर के बिना आपको अच्छा नहीं लग रहा है। रीमा, कुछ भी बोलती हो तुम। दीदी अभी आपने ही ये बात मुझसे कही है। रूही मुस्कुराती है। अच्छा रीमा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? पापा हैं और मैं और माँ। रीमा,
माँ बीमार रहती थी दीदी, तो वो कुछ सालों पहले ही चल बसी। तभी रूही के सिर में ज़ोर से दर्द होता है और वो अपने दोनों हाथ सिर पर रख लेती है। रीमा रूही को ऐसे देख कहती है, क्या हुआ दीदी, आप ठीक है ना? हाँ रीमा, मैं ठीक हूँ, बस कभी कभी बहुत तेज़ सिर में दर्द होता है। लाइए दीदी, आपके सिर में तेल की मालिश कर देती हूँ, आराम मिलेगा आपको। नहीं रीमा, रहने दो, मैं बालों को गीला कर लूँगी, थोड़ी ठंडक मिलेगी तो अपने आप सही हो जाएगा। दीदी जानती हूँ आपको किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है। रीमा ड्रेसिंग के ड्रॉर से ऑयल निकालती है और रूही के पास आकर कहती है, दीदी लाइए, मैं आपके सिर की मालिश कर देती हूँ। रूही के बहुत मना करने के बाद भी रीमा नहीं मानती और उसके बालों में ऑयल लगाकर सिर की मालिश करने लगती है। रीमा, जी दीदी, तुम्हें माँ की याद तो आती ही होगी, और तुम तो यही रहती हो, तो पापा का तुम्हारे कौन ध्यान रखता होगा? घर तुम्हारा दूर है क्या? नहीं दीदी, घर बस मेरा पास में ही है, यहीं पास में ही एक छोटा सा गांव है, वहीं मैं पहले रहती थी, और मैं घर नहीं जाती हूँ। और पापा कैसे होंगे दीदी, मुझे नहीं पता। क्यों रीमा, जब तुम्हारा घर पास है तो कुछ देर के लिए चली जाया करो और उनका हालचाल भी ले लिया करो। या फिर आदित्य सर तुम्हें अपने घर जाने से मना करते हैं? नहीं दीदी, आदित्य सर ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया है, और माँ की भी बहुत याद आती है, पर मुझे उस घर नहीं जाना। मेरे पापा एक शराबी हैं दीदी, सब कुछ हार गए और एक दिन मुझे भी बेचने जा रहे थे। वो तो पूनम ताई हमारे घर के पास ही रहती हैं। आदित्य सर से पूनम ताई ने मेरे बारे में बात की तो सर वहाँ से मुझे यहाँ ले आए और मुझे रहने की पनाह दे दी। आदित्य सर बहुत अच्छे हैं दीदी, उनको देखकर सब यही कहेंगे कि वो एक डेविल है, पर दीदी वो डेविल ज़रूर है, पर बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। दीदी वो डेविल खतरनाक लोगों के लिए हैं, बाकी सब के लिए रहम दिल के हैं। और दीदी पता है आपको, कभी भी आदित्य और सोहन सर दोनों ने ही मेरे साथ कभी भी तेज़ आवाज़ से बात नहीं की। मैं यहाँ अनजान जगह पर थी, पर दीदी इससे सेफ जगह कोई नहीं है। और दीदी जब से मैं यहाँ रहने लगी हूँ तब से लेकर आज तक आदित्य सर को कभी मुस्कुराते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जब से आप आई हैं उनके चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी है। और दीदी सर उस दिन गुस्से में मुझसे ज़रूर बात कर रहे थे, पर उनकी नज़र सिर्फ आप पर ही थी। शायद आप दोनों में प्यारी सी नोक-झोंक हुई होगी। दीदी आप सर को पसंद करती हैं ना? रीमा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दीदी झूठ मत बोलिए, आप भी उन्हें पसंद करती हैं और सर भी आपको पसंद करते हैं दीदी, उनकी आंखों में मुझे दिखता है। सौम्या मैम पहले आदित्य सर से प्यार करती थी, सबको पता थी ये बात, और शादी की भी बात हो रही थी दोनों की। दाई भी चाहती थी कि दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, और सौम्या और दाई की बहुत बनती भी है। पर तब आदित्य सर को मैंने कभी देखा नहीं कि उन्होंने सौम्या मैम से बात या नज़रें उठाकर कभी देखा भी हो उन्हें। तभी तो सब हैरान हो गए थे जब छत पर से आपको सर अपनी गोद में उठाकर लेकर आए थे। रीमा तुम भी ना। वैसे रीमा तुम ये क्यों कह रही हो कि पहले सौम्या मैम आदित्य सर से प्यार करती थी? क्यों, वो अब नहीं करती प्यार आदित्य सर से? नहीं दीदी, उस दिन जब आप चारों पार्टी से देर रात में आए थे तब रात में मैंने सौम्या मैम और सोहन सर को एक दूसरे को किस करते हुए देख लिया था। चुप हो जाओ अब रीमा, और अपने काम पर ही ध्यान दिया करो। सॉरी दीदी। वैसे दीदी एक बात आपसे कहूँ? हाँ बोलो रीमा। दीदी सौम्या मैम के होठ इसी वजह से सूजे हुए थे, और आपने जब कहा था दोनों ही शर्मा गए। रूही कहती है मैं भी पागल हूँ। रीमा कुछ भी बोल दिया, वो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? रीमा हंसने लगती है तो रूही कहती है, अच्छा रीमा, ये सारी बातें किसी को बताना मत। हाँ दीदी। फिर दोनों यूं ही बातें करने लगती हैं। इधर सोहन घर आता है, गाड़ी से उतरते ही वो गार्ड से पूछता है तो सारी बात गार्ड सोहन को बताते हैं। सोहन कहता आदित्य कहाँ है? सर वो तो ऑफिस चले गए हैं, हमने कितने फ़ोन किया आपको पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है कहकर वो आदित्य के कमरे के दरवाजे के पास आया और वहीं खड़ी दरवाजे पर नॉक किया तो रीमा कहती है, कौन? रीमा, मैं सोहन। रूही मैम है? जी सोहन जी। दरवाज़ा खुला हुआ है। सोहन दरवाज़ा खोलता है और बाहर ही खड़ा रूही से पूछता है, तुम ठीक हो ना रूही? जी मैं ठीक हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना कहकर सोहन वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में और जल्दी से तैयार होता और ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में सोहन ऑफिस पहुंचते ही आदित्य के कैबिन में जाता है। आदित्य कुछ फाइल चेक कर रहा था। सोहन को देख वो गुस्से में सोहन से कहता है, कहाँ थे तुम सोहन? कितना तुम्हें कॉल कर रहा था मैं, पर तुमने मेरे कॉल का एक भी जवाब नहीं दिया, और तो तुमने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया। सोहन आदित्य के पास आते हुए कहता है, सॉरी यार। सोहन कुछ हो जाता तो उसे? पहली बार हुआ है कि 2 बार घर में अपने घुस कर मुझसे आंखें मिलाई है किसी ने, और तुम हो कि मुझसे सॉरी बोल रहे हो? आदित्य सोहन से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। सोहन तुम्हें पता है मैं पहली बार डरा हूँ इतने सालों में। तुम्हारी भी चिंता हो रही थी कहीं तुम्हें, पर तुम तो पता नहीं इस समय कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझते हो कुछ भी। अच्छा भाई सॉरी बोला ना। अच्छा पानी पियो अपना, तुम बीपी मत बढ़ाओ, शांत हो जाओ और अब मैं सब देख लूँगा। सोहन टेबल से पानी का गिलास आदित्य के सामने करते हुए कहता है। आदित्य वो गिलास सोहन से ले लेता है और इतनी मजबूती से उसे पकड़ता है गुस्से में कि वो गिलास टूट जाता है और आदित्य के हाथ में चोट लग जाती है। आदित्य का खून देखकर सोहन जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, पागल हो गए हो क्या तुम आदित्य?
कुछ नहीं होगा मुझे और रूही को। हाँ, गलती हुई है मुझसे, सॉरी बोल रहा हूँ और अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सोहन आदित्य का हाथ देखता और टूटे ग्लास के कांच के टुकड़ा जो आदित्य के हाथों में चुभे थे वो निकाल अपनी जेब से रुमाल निकाल कर उसके हाथ पर बांध देता है। चल डॉक्टर के पास चलते हैं, घाव गहरा है। आदित्य फौरन सोहन को अपने गले से लगाते हुए कहता है, तू ही मेरा अपना है सोहन, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ रहा, मेरा साथ दिया, मुझे कुछ हो ना मेरे सामने मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा। मैं डर गया था सोहन तेरे लिए। आदित्य, हमारी दोस्ती का साथ कभी नहीं छूटेगा यार। चल अब डॉक्टर के पास चलते हैं। दोनों फिर डॉक्टर के पास आ जाते हैं। डॉक्टर आदित्य के हाथ की पट्टी करता है और फिर दोनों बाहर आते हैं और कार में बैठ जाते हैं और गाड़ी ड्राइवर स्टार्ट करता है और गाड़ी रोड पर चलने लगती है। आदित्य कहता है रूही के लिए मोबाइल लेना है और सोहन सीसीटीवी और लगवाओ घर के बाहर और घर के अंदर भी। हाँ आदित्य, सब हो जाएगा। ठीक है, तुम इत्तल आ गया है तो तुम अपने उस पुराने घर बिल्कुल भी मत जाना। हाँ नहीं जाऊँगा और तुम परेशान मत हो आदित्य। दोनों फिर एक मॉल के पास गाड़ी रुकवाते हैं और रूही के लिए मोबाइल लेकर वापस गाड़ी में बैठते हैं। आदित्य कहता है तुम घर जाओ और हर जगह कैमरे लगवाओ, मैं ऑफिस का सारा काम देख लूँगा। आदित्य, तुम भी घर चल रहे हो, ऑफिस का काम मैनेजर और असिस्टेंट विनोद देख लेगा। पर सोहन मीटिंग? आदित्य, कुछ दिनों के लिए सारी मीटिंग ऑनलाइन शेड्यूल करता हूँ मैं, अब सारी मीटिंग ऑनलाइन होगी, मैंने बात कर ली है। फिर दोनों कुछ देर में घर आते हैं। रीमा ने रूही के सिर की मालिश की थी तो वो सो जाती है। अंदर आते ही आदित्य रीमा से कहता है, रूही क्या कर रही है? सर वो तो सो रही हैं। सोहन कहता है, आदित्य तुम भी अब आराम करो, बाकी सब मैं देख लूँगा। आदित्य फिर अपने कमरे में चला जाता है। सोहन रीमा को आदित्य की दवाई देते हुए कहता है, रीमा आदित्य को खाना खिला दो और ये दवा दे देना उन्हें। रीमा हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य कमरे में आता है, हल्के से दरवाज़ा खोलकर देखता है तो रूही सो रही थी। आदित्य दरवाजे को बिना शोर के वापस से बंद कर वो नीचे हॉल में आकर सोफे पर लेट जाता है। इधर सोहन सीसीटीवी कैमरे लगवाने में बिजी था। शाम के 4 बज चुके थे। रूही की आंख खुलती है, वो बिस्तर से उठकर बाहर आती है तो ऊपर ही खड़े उसे आदित्य सोफे पर लेटा हुआ दिखता है। रूही के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो नीचे आती है सीढ़ियों से तो देखती है बहुत सारे लोग हर जगह कैमरे लगा रहे थे। रूही आदित्य के पास आती है। आदित्य सो रहा था तभी सोहन आता है वहाँ तो रूही को देख मुस्कुराता है। रूही भी मुस्कुराती है। सोहन दूसरे सोफे पर बैठते हुए रीमा को आवाज़ देते हुए कॉफ़ी की कहता है। रूही कहती है, सोहन जी मैं लेकर आती हूँ। अरे नहीं रूही, रीमा ले आएगी। दोनों की बातों से आदित्य की आँख खुल जाती है तो सामने रूही को देखता है। वो उठकर बैठते हुए कहता है, कब आँख लग गई, पता ही नहीं चला। रूही बैठो, मैं अभी आया कपड़े चेंज करके। आदित्य उठकर खड़ा होता है तो रूही की नज़र आदित्य के चोट लगे हाथ पर जाती है। वो घबराते हुए कहती है, ये क्या हुआ आपको? आपको चोट कैसे लगी? कुछ नहीं रूही, मामूली सी चोट है। और आगे जैसे ही बढ़ा वो लड़खड़ाया तो उसने रूही का हाथ पकड़ लिया। पर ऐसे अचानक से आदित्य ने हाथ रूही का पकड़ा कि रूही संभल नहीं पाई और दोनों ही सोफे पर गिर गए। आदित्य नीचे था और रूही ऊपर। वहाँ खड़े लोग सभी रूही और आदित्य को देखने लगे। सोहन दोनों को देखता है, फिर सबको देख कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो, अपना अपना काम करो सब लोग। रूही जैसे ही उठने जाती है तो उसके बाल आदित्य की शर्ट के बटन में फंस जाते हैं। रूही अपने बालों को शर्ट से छुड़ाने लगती है और वहीं आदित्य की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रूही के इतने करीब होने से वो सिर्फ रूही को ही देखने लगता है। सोहन वहां से दूसरी साइड चला जाता है। रूही आदित्य को देखती है और घबराते हुए आदित्य से कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे, सब यहीं पर हैं और हमें ही देख रहे हैं। आदित्य कहता है, मैं कर देता हूँ। रूही कहती है, रहने दीजिए, आपके हाथों में दर्द होगा। दोनों को एक दूसरे में उलझा देख सोहन मुस्कुराता है और खुद से ही कहता है, पता नहीं रूही को आदित्य के प्यार का एहसास कब होगा। रूही अपने बाल को बटन से निकालती है और रूही शर्म से आदित्य से बिना कुछ बोले वो वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है। रूही के जाने के बाद सोहन आदित्य के पास आता है और उससे कहता है, आदित्य यूं ही कब तक तू आहें भरते रहेगा और उसे दूर से देखता रहेगा? बोल दो रूही से अपने दिल की बात। तो आदित्य कहता है, ऐसे कैसे बोल दूँ सोहन, बड़ी मुश्किल से तो उसने मुझ पर भरोसा किया है। अब ये सब बोलकर उससे फिर से खुद से दूर नहीं करना मुझे, मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो मेरे आसपास है। तो सोहन मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मेरे 90 दशक के हीरो। इधर रूही कमरे में आते ही शर्म से उसके गाल लाल हो रहे थे। पहली बार आदित्य के करीब जाने में उसे अच्छा लगा। यह एहसास बहुत अजीब था उसके लिए। तभी रूही खुद को मिरर में देखती है। बालों में तेल लगा हुआ था उसके, जिससे उसके बाल चिपके चिपके थे। रूही खुद से ही कहती है, कितनी अजीब लग रही हूँ। वो फ़ौरन अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद नहा कर आती है। आदित्य भी कमरे में आता है, एक नज़र रूही को देखता है और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगता है। तो रूही कहती है, आपके हाथ में चोट लगी है ना, तो चुपचाप आराम करते आपको नहीं बनता, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। रूही अलमारी से आदित्य के लिए कपड़े निकालती है और आदित्य से कहती है, कपड़े चेंज कर लीजिए, पर नहाइएगा नहीं वरना आपकी पट्टी गीली हो जाएगी। मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आती हूँ। रूही कुछ कदम बढ़ी, दरवाजे के पास खड़ी होकर मुड़ी तो
आदित्य एक हाथ से शर्ट की बटन को खोल रहा था। फिर रूही किचन में आ जाती है। इधर सोहन का मोबाइल रिंग करता है। सोहन फ़ोन रिसीव करता है। हेलो सोहन, तुम क्या कर रहे हो? अरे सौम्या, आपको मेरा नंबर कैसे मिला? सोहन, तुम तो चले गए पर तुमने ना तो अपना नंबर मुझे दिया और ना ही मेरा नंबर लिया, और तुम आदित्य से मेरा नंबर नहीं ले सकते थे? सॉरी सौम्या। अच्छा ठीक है, वहाँ सब ठीक है ना? रूही ठीक है ना? हाँ सौम्या, यहाँ सब ठीक है और रूही भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा सौम्या, आप अभी कुछ दिन के लिए कहीं बाहर मत जाइएगा, और अगर जाना भी हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करके ही जाना। अच्छा तो सोहन, अब तुम मुझ पर पाबंदी लगा रहे हो? सौम्या, ऐसी बात नहीं है, आप पर मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा हूँ, और आप मेरी जान हो और मैं अपनी जान की फिक्र कर रहा हूँ। कुछ देर सौम्या और सोहन ने आपस में बातें की। उसके बाद रात होने के बाद आदित्य, सोहन, रूही साथ में बैठकर रात का डिनर करते हैं और सोहन अपने कमरे में चला जाता है डिनर करने के बाद और सौम्या से फ़ोन पर बातें करने लगता है। और इधर आदित्य और रूही भी दोनों अपने कमरे में आते हैं। रूही बेड पर बीच में तकिया रखने लगती है। आदित्य रूही को ऐसा करते देख कहता है, ये तुम क्या कर रही हो रूही? बस इस तकिए से बीच में दीवार बना रही हूँ, और आप आज सोफे पर नहीं सोएंगे, यहाँ बेड पर सोएंगे। पर क्यों रूही, आपको चोट लगी है ना? रूही, चोट हाथ में लगी है, कमर में नहीं। बहुत ही ख़राब जोक था, और मैं कुछ नहीं जानती, आप यहीं सोएंगे। ठीक है, तो तुम सोफे पर सोने वाली हो? जी नहीं, मैं भी यहीं बेड पर ही सोऊंगी, इसीलिए तो ये तकिया बीच में लगा दिए हैं, उस साइड आप और इस साइड मैं। रूही, फिर बरसना मत मुझ पर। आदित्य सर, मैं कोई बादल हूँ जो आप पर बरस जाऊंगी? फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं। आदित्य कहता है, एक ही शर्त पर रूही, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जी बोलिए। रूही, तुम मुझे आदित्य सर बुला सकती हो, सर मत बोला करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। सभी तो आपको सर बुलाते हैं आदित्य सर, इसीलिए मैं भी आपको सर बुलाती हूँ। रूही, सब में और तुम में अंतर है। रूही कहती है, ठीक है, कोशिश करूँगी। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह रूही हमेशा की तरह उठकर आदित्य के लिए नाश्ता बनाती है और आदित्य के नाश्ते के बाद उसे दवा देती है। रूही आदित्य का बहुत ख्याल रख रही थी, उसकी हर एक ज़रूरत का रूही ध्यान रखती। आदित्य भी बहुत खुश था। रूही जिस तरह से उसका ध्यान रख रही थी उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर आदित्य अभी भी डर ही रहा था कि कहीं रूही उससे फिर से नाराज़ ना हो जाए, इसलिए वो रूही से कम ही बात करता था। सोहन आदित्य से कहता है, कुछ काम से मैं बाहर जा रहा हूँ, कहकर वो चला जाता है। सुबह से शाम हुई। शाम के वक्त रूही और आदित्य हॉल में सोफे पर बैठकर एक साथ कॉफ़ी पी रहे थे। तभी आदित्य का फ़ोन रिंग करता है। फ़ोन सोहन का था। आदित्य फ़ोन रिसीव करता है। हेलो, हाँ सोहन। आदित्य, मुझे नेहा मिल गई है। क्या? हाँ, बस मैं 10 मिनट में घर पहुंचने ही वाला हूँ, वहीं आकर बात करता हूँ, कहकर सोहन ने फ़ोन रख दिया और आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदित्य को ऐसे मुस्कुराता देख रूही कहती, क्या हुआ, किसका फ़ोन था जो आप इतने खुश हैं? रूही, नेहा मिल गई है और सोहन यहीं उसे लेकर आ रहा है। क्यों आदित्य सर, आप नेहा को वापस उसके घर छोड़ दीजिए। रूही, ये क्या कह रही हो तुम? नेहा के मिलने से तुम्हारे चाचा चाची के बारे में पता चल जाएगा। क्यों आपको उनके बारे में पता करना है आदित्य सर? मुझे उनसे कोई मतलब अब नहीं है। रूही, उन्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। नहीं आदित्य सर, मुझे किसी को कोई सबक नहीं सिखाना है। अगर नेहा यहाँ आई तो उसकी ज़िंदगी में मुसीबत आ सकती है। संजीव मित्तल उसे चैन से नहीं जीने देगा। आदित्य सर, मुझे यहाँ से नहीं जाना है, मैं यहाँ खुश हूँ, मुझे आपके साथ रहना, आपके पास। आदित्य कहता है, रोहित तुम कहीं भी नहीं जाओगी और मैं तुम्हारे पास हूँ और साथ भी, और तुम सही कह रही हो, नेहा के यहाँ आने से वो मुसीबत में पड़ सकती है। ठीक है, मैं सोहन को फ़ोन करता हूँ। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ आती है। आदित्य कहता है, लगता है सोहन आ गया है, मैं वापस नेहा को भेज देता हूँ। फिर आदित्य बाहर आया, पीछे रूही भी आई। सोहन गाड़ी से बाहर निकलता है और घबराई डरी सी नेहा भी गाड़ी से निकलती है बाहर, और जैसे ही आदित्य को देखती है तो वो कहती है, आदित्य भैया आप? आदित्य भी नेहा को देख कहता है, श्रेया तुम? नेहा दौड़कर आदित्य के गले से लग जाती है और कहती, भैया आप जिंदा हैं, और फूट फूट कर रोने लगती है। सोहन और रूही तो समझ ही नहीं पाते कुछ भी। आदित्य श्रेया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, श्रेया कहाँ थी तुम? कहाँ कहाँ नहीं मैंने तुम्हें ढूंढा। भैया मुझे लगा आप। मैं जिंदा हूँ श्रेया, पर भैया संजीव ने तो कहा था कि उसने आपको और माँ पापा को मार दिया है। श्रेया, बदकिस्मती से मैं वहाँ नहीं था, अगर होता तो माँ पापा शायद आज जिंदा होते। भैया सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने आपकी और माँ पापा की बात मानी होती तो आज माँ पापा हमारे साथ होते। मैं बहुत बुरी हूँ भैया। श्रेया चुप हो जाओ, तुम मुझे मिल गई और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही मेरे लिए बहुत है। चलो अंदर चलते हैं। तभी श्रेया ने रूही को देखा और कहा, तुम यहाँ? रूही कैसे? श्रेया अंदर तो चलो, सब बताता हूँ। सभी अंदर जाने लगते हैं। तभी श्रेया लड़खड़ाती है तो एक तरफ से आदित्य श्रेया का हाथ पकड़ लेता है और दूसरी तरफ से सोहन। श्रेया दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है। सभी अंदर आते हैं। श्रेया कहती है, रूही अब तुम्हें सब याद आ जाएगा, ये आदित्य भैया हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है भैया कि हमारा बचपन हमें वापस मिल जाएगा। आदित्य श्रेया को
चुप रहने का इशारा करता है तो श्रेया चुप हो जाती है और फिर आदित्य श्रेया को सोहन के बारे में बताता है और फिर सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर सौम्या सोहन को सुबह से कॉल कर रही थी पर सोहन सौम्या का फ़ोन पर ध्यान नहीं देता है। रूही सबको मुस्कुराता देख खुश तो थी लेकिन उसके मन में अजीब सी उलझन थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि श्रेया ने ऐसे कहा जैसे आदित्य मुझे बहुत पहले से जानते हैं। हर एक कड़ी आदित्य सर से जुड़ रही है, तो क्या मैं भी आदित्य सर से जुड़ रही हूँ? तभी रूही के सिर में फिर से तेज दर्द होता है और वो सिर पर हाथ रखते हुए दर्द से चिल्लाती है। आदित्य रूही को ऐसे देख उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ रूही, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं आदित्य सर, बस मेरे सिर में बहुत दर्द है। ये दर्द अब बर्दाश्त से बाहर है। रूही की आंखें लाल हो गई थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूही का दर्द उसके चेहरे पर अब उभर आया था। रूही की ऐसी हालत देख आदित्य उसे अपने गले से लगा लेता है और सोहन से कहता है, सोहन जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सोहन हाँ में सिर हिलाता है और आदित्य रूही को अपनी गोद में उठा लेता है। रूही कसकर आदित्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लेती है और आदित्य कहता है, बस रूही, डॉक्टर आती ही होंगी, और उसे कमरे में लेकर आता है और उसे बिस्तर पर लेटाकर उसके पास बैठ जाता है। आदित्य रूही के सिर पर हाथ फेरने लगता है पर रूही का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। रूही अपने दोनों हाथ से अपने सिर को पकड़कर लेटी हुई थी। आदित्य रूही को दर्द में देख बेचैन हो गया था, उसका दिल टूट रहा था, वो उसकी तकलीफ को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर आती हैं। रूही को ऐसी हालत में देख डॉक्टर आदित्य से कहती हैं, क्या हुआ है रूही को? पता नहीं डॉक्टर, अचानक से सिर में दर्द हुआ और अब दर्द बढ़ता ही जा रहा है। फिर आदित्य डॉक्टर को एक साइड ले जाकर रूही की याददाश्त के बारे में डॉक्टर को बताता है तो डॉक्टर कहती हैं, शायद रूही कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो या फिर उसे कुछ धुंधला सा याद आ रहा है और वो परेशान हो गई हो, इसीलिए दर्द हुआ होगा। डॉक्टर, अब आगे क्या करना है? आदित्य सर, आप परेशान मत हो, अभी इन्हें मैं इंजेक्शन दे देती और आप इन्हें अभी आराम करने दीजिए और कोई भी स्ट्रेस और कुछ याद मत दिलाइएगा। कल सुबह आप रूही को हॉस्पिटल ले आइए, सिटी स्कैन और कुछ टेस्ट हो जाएंगे तो टेस्ट की रिपोर्ट से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं रूही को कल लेकर आता हूँ। डॉक्टर रूही को इंजेक्शन लगाती है और इंजेक्शन लगाने के कुछ ही पल में रूही नींद के आगोश में चली जाती है। डॉक्टर फिर वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद आदित्य रीमा से कहता है, रीमा तुम श्रेया का उसका कमरा दिखा देना और श्रेया को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो तुम ध्यान देना। और श्रेया, सॉरी, तुम मुझे आज ही मिली और मैं तुम्हारी तकलीफ भी नहीं समझ पाया। आदित्य भैया, मैं ठीक हूँ और आपके पास हूँ और इस समय रूही को आपकी ज़रूरत है। वैसे भी उसने और मैंने दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है। फिर श्रेया नीचे आती है और रीमा के साथ अपने कमरे में चली जाती है। इधर सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान थी। सोहन सुबह से उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। रात के अब 9 बज गए थे। सोहन डॉक्टर को घर छोड़कर वापस घर आता है तो देखता है श्रेया गार्डन में खड़ी हुई थी। रात के वक्त बहुत ठंड होती है पर श्रेया अपने ही ख्यालों में गुम थी। सोहन गाड़ी से उतरकर श्रेया के बगल में जाकर खड़ा होते हुए कहता है, श्रेया अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है। श्रेया सोहन को देख मुस्कुराती है, फिर दोनों अंदर आते हैं। तभी रीमा कहती है, खाना तैयार है, तो सोहन कहता है, चलो श्रेया साथ में बैठकर खाना खाते हैं। श्रेया कहती है, पर आदित्य भैया? श्रेया, आदित्य का खाना रीमा उसके कमरे में दे आएगी, वैसे भी वो परेशान है और रूही को ऐसी हालत में छोड़कर वो नीचे नहीं आएगा। फिर दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद सोहन कहता है, ठीक है श्रेया, तुम आराम करो। श्रेया कुर्सी से जैसे ही उठकर जाती है तो टेबल का कोना उसके पैर में लगता है तो सोहन श्रेया के पास जल्दी से आता है और नीचे जमीन पर बैठते हुए कहता है, लगी तो नहीं श्रेया तुम्हें? श्रेया कहती है, नहीं, और मैं ठीक हूँ। सोहन रीमा से कहता है, श्रेया को उसके कमरे में लेकर जाओ। श्रेया रीमा के साथ अपने कमरे में चली जाती है और उधर सोहन को लगता है कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है। तो जैसे ही सोहन देखता है तो सौम्या दरवाजे पर खड़ी गुस्से में सोहन को ही देख रही थी। सोहन सौम्या के पास घबराते हुए जाता है और कहता है, सौम्या आप इतनी रात में यहाँ क्यों आई? और आपसे कहा था ना कि कहीं जाना तो मुझे इन्फॉर्म करना। सौम्या सोहन के सीने पर मारते हुए कहती है, अच्छा तो ये सब कर रहे हो? देखो सोहन, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था कि कोई और तो तुम्हारी लाइफ में नहीं है और तुमने मना कर दिया था, तो अब ये क्या है? सौम्या रोते हुए सोहन को धक्का देते हुए सब कहे जा रही थी। सोहन, सुबह से कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, पर तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। क्यों सोहन, तुम ये सब क्यों कर रहे थे मेरे पीठ पीछे? सौम्या, बस करो, मुझे लग रही है यार, और मुझे जो लगी है वो, जो तुमने दर्द दिया है वो। फिर सोहन सौम्या का हाथ पकड़ लेता है दोनों और उसे दीवार पर लगाते हुए कहता है, वो श्रेया है, आदित्य की बहन, और सॉरी आपका कॉल नहीं उठाया। सौम्या कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अब घर जाना है। तो सोहन मुस्कुराता है और सौम्या को गोद में उठा लेता है और कहता है, अब तो घर आपको नहीं जाने दूंगा मैं। सौम्या सोहन के गले में अपनी बाहें डालकर खुद को उसके सीने में छुपा लेती है। सोहन सौम्या को अपने कमरे में लेकर आता है और सौम्या को बेड पर लिटा देता है। सौम्या गुस्से में कहती है, सोहन तुम बहुत बुरे हो, सच में मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सोहन सौम्या के पास जाता है और उसकी भीगी पलकों को किस करता है और फिर सौम्या के माथे को चूमते हुए कहता है, सॉरी, अब कभी रुलाऊंगा नहीं आपको।
और हाँ सौम्या, मैं बुरा तो हूँ पर आपसे बहुत प्यार भी करता हूँ। अब सारी नाराज़गी हटा दीजिए। आई लव यू सौम्या, कहकर सोहन ने सौम्या के होठों पर अपने होठ रख दिए। सौम्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सोहन के प्यार को महसूस करने लगी। सोहन के हाथ सौम्या के बॉडी को छू रहे थे। वो सौम्या को किस और बाइट कर रहा था। सौम्या के मुंह से हल्की सिसकियाँ निकल जाती है जिससे सोहन पागल हो रहा था और कुछ ही देर में दोनों अपने प्यार के खूबसूरत पल में खो जाते हैं। दूसरी तरफ आदित्य रूही के पास बैठा एकटक रूही के चेहरे को ही देख रहा था जो अभी भी दर्द में था। आदित्य उठता है और अपनी शर्ट उतारकर वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़े होकर अपने एक हाथ से मुंह पर पानी डालता है जिससे वो पानी उसकी बॉडी को भी गीला कर देता है। आदित्य रूही की तकलीफ से बहुत बेचैन हो गया था, इसीलिए वो लगातार आंखें बंद कर अपने चेहरे पर ठंडा पानी डाल रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे रूही का रोना, दर्द में तड़पना ही याद आ रहा था। आदित्य कहता है, क्यों भगवान जी क्यों? जो भी तकलीफ देनी है मुझे दीजिए, मेरे अपनों को नहीं। बहुत मुश्किल से रूही और श्रेया वापस मेरी ज़िंदगी में आई हैं, अब उन्हें खोने मत दीजिएगा, कह आदित्य की आंखें छलक आई। कुछ देर यूं ही आदित्य बाथरूम में खड़ा रोता रहा। फिर उसने एक बार फिर मुंह धुला और तौलिया लेकर खुद को पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकल रूही के पास बैठ जाता है। आदित्य रूही के माथे पर किस करता है और रूही की दोनों बंद पलकों पर किस कर उसके दोनों गालों पर किस करता है। आदित्य फिर रूही के बगल में लेट जाता है और कहता है, बहुत हुआ रूही, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। अब तुम्हें बुरा लगे या तुम मुझसे नफरत करो, तुम्हारे होश में आते ही मैं अपने दिल की बात तुमसे कह दूंगा। मुझे तुमसे अब दूर नहीं रहना है और जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आदित्य खाना भी नहीं खाता है और ना ही वो बिस्तर से उठता है और ना ही रूही के चेहरे से वो अपनी नजरें हटाता है।